लोकेश जिंदल जी आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, इस देश में कई लोग ऐसे थे आपकी पार्टी समेत जो कहते थे कि देश में बोलने की आजादी खत्म हो रही है, देश में लोकतंत्र मरता चला जा रहा है। अब देश में पॉलिटिकल तौर पर अगर कुछ कहा जाए तो उस पर भी एफआईआर होने लगे, क्योंकि अब आपके हाथ में एक सरकार है राज्य की। तो क्या ये सही होगा? जो लोग कहते थे और आप खुद कहते थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सब जगह दिखाइए, क्यों बंद कर रहे हैं? तो अमित मालविया को बोलने से क्यों रोक रहे हैं? ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने पत्रकारों पर एफआईआर हुई है, सच दिखाने पे पूछना चाहिए। आपको पूछना चाहिए जहां जहां आपकी सरकार रही कितनी एफआईआर आपने लोगों पे की है, पूछना चाहिए और ये डाटा सामने आना चाहिए। किसी को छुपाना नहीं चाहिए इसमें। और जिस तरह की बातें भी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष में बैठे हैं बेचारे असहाय हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सब विदेशी ताकतें आ गई, विदेशी ताकतें देश पे हावी हैं, पैसे से सरकार बदल देंगी। तो भाई जब सब कुछ विदेशी ताकतें पैसा सब बदल देंगी तो आपकी यहां पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की है नहीं। आपने कर दी तो पता नहीं, इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की सरकार नहीं है कि कोई भी बाहरी आएगा, पैसा खर्च करेगा, हिंदुस्तान की सरकार गिरा देगा। इसके मतलब आप सिंपैथी लूटना चाहते हैं या हकीकत में ये बात कर रहे हैं? और हकीकत में कह रहे हैं तो आपकी जो इफिशियंसी उस पर शक हो रहा है। इसके मतलब आप कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, ये कोई ताकत वागत इसको नहीं हिला सकती। आप खुद ही हिले हुए तो हम क्या कर लें भाई? तो इसलिए आप मुद्दों पे बातें कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। एफआईआर की बात आपने की तो डाटा निकलवा लीजिए। सारा दिन इनका एक ही तो धंधा है भारतीय जनता पार्टी का कि एफआईआर करो, डराओ, धमकाओ। तभी तो पूरी विपक्ष की पार्टियां एक साथ आई हैं। क्यों आई हैं? कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिसमें आपस में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, फिर भी एक साथ आए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र बचाने की बात है। जो टमाटर 100 के पार आपके साथ आए हैं उनमें से भी कई हैं जो एफआईआर बहुत डालते हैं। आप जानते हैं बंगाल की सरकार कितने एफआईआर डालती है, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के खुलासे पर कितने एफआईआर डाले, ये तो आप बीती है। लेकिन केरल में कितने एफआईआर होते हैं वो नहीं पूछेंगे, सीपीएम को साथ बिठाएंगे, लेकिन यहां आकर लेक्चर देंगे और कहेंगे कि सब कुछ ऐसे डरे हुए हैं और हमारे पास इंटेलिजेंस तंत्र नहीं है। के साथ अन्याय क्या 5 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे? आप पूरे 120 सेकंड आप पूरे 120 सेकंड बोल चुके हैं। अरे 5 सेकंड मांग रहा हूं। 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ रहा है नाविका जी? आप नहीं बिल्कुल 5 सेकंड आपके लिए क्या है? 10 सेकंड देती हूं आपको, 10 सेकंड देती हूं। मैंने कहा सुधांशु जी से जरूर पूछ लीजिएगा, झोला लेके जाते हैं क्या सब्जी लेने? कभी टमाटर 100 के पार है, लेकिन इनके सेकंड नहीं है, चेहरे पे कोई चिंता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हम तो बैठे आराम से, होगा 100 रुपए, चलने दो। 100 रुपए क्या है? सोचो, डीजल पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, तेल 200 के पार, लेकिन वो शांति से बैठे हैं। होगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी का मुद्दा है ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा याद करा दूं, जिन राज्यों में आपके दोस्तों की सरकारें हैं वहां भी यही रेट चल रहा है और सारे टमाटर जो हैं वो दिल्ली में नहीं उगते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वैसे मुझे नाविका जी लगता है अनुराग भदौरिया जी डिबेट करने आते हैं या बैले नृत्य करने के लिए आते हैं। ये कह रहे हैं हिलने लगे, इतना हिलते डुलते हैं भाई। अच्छा, मतलब आप तो विचित्र स्टाइल में डिबेट करते हैं। जितना आपका जबान नहीं हिलती उससे ज्यादा शरीर हिलता है। खैर, मैं इस बात का जवाब देता हूं। वास्तविकता में क्या है, इनसे जिसे मुद्दे की बात कहते हैं, हाँ इस समय टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, पर केवल 15 दिन पहले ही तो बढ़े हैं ना, एक विशेष परिस्थिति में। आगे आप देख लीजिएगा, स्थिति नियंत्रण होगी। पर जो सवाल उठाया गया है कि ये बताइए कि अधिकांशता सारे के सारे विपक्ष के ही राज्य क्यों हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है। और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका देश में अलग अलग दाम होता है। चूंकि उस पर 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। 1/3 लगभग कंपनियों का होता है,
1 तिहाई केंद्र का टैक्स होता है। नई बात बता रहे हैं, सुनो भारतीय सुनो, नई बात है ये। हमारी केंद्र सरकार ने 2 बार अपना टैक्स कम किया है, राज्य सरकारों ने 2 बार कम किया है। माफ कीजिए, ये अगर मुझे टमाटर के दामों की चर्चा करनी होती तो मैं उसका डिबेट रखती। यहां जब देश तोड़ने की बात आती है तो इनको गरीबी की याद आ जाती है, दामों की याद आ जाती है, इनको याद आ जाती है बेरोजगारी की, आगे पीछे नहीं आती। इनसे सवाल पूछे सुधांशु त्रिवेदी जी तो इनको ये सारे तमाम चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन दोस्तों के बारे में टिप्पणी नहीं। देखिए मैं बात है सुधांशु जी, असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने कहा अगर विदेशी कोई विपक्षी दल कहे तो सरकार क्या कर रही है, तो सरकार की है। सरकार कमजोर है क्या हमारे देश की? हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी। कृपया सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, जरूर सुनाई देगा, जरूर सुनाई देगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं, आपका फेडर डाउन कर रही हूं। सुधांशु जी भाई देखिए, इनको कायदे से डिबेट करनी हो, बीच में आके कभी कुछ चीखना चिल्लाना शुरू कर देना। खैर मैं जवाब देता हूं। देखिए हमने ये नहीं कहा हमारी सरकार कमजोर है, हमारी सरकार हर चीज पे नजर रखे हुई, हर चीज का लीगल नहीं मॉरल जवाब भी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी जी के बयान कोट किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा? अरे आज तक कांग्रेस के भी इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ या उनका ऐसा नेता नहीं हुआ जिसको जाके उन्होंने कोट किया हो पाकिस्तान ने। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे कि नहीं पाकिस्तान, और ये कह रहे हैं कि आप हटाइए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, नरसिम्हा राव के जमाने में। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। और तो और हाफिज सईद का बयान है जिसपे वो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है कि ये मोदी और उसके लोग खराब हैं, भारत में अच्छे लोग भी हैं जैसे कि कांग्रेस, और अगर न जरूरत ना हो तो जाके देख लीजिए, कहिएगा तो वो भी दिखा देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहते हैं। और कानूनी एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है। उन सबको तो जितने ये लोग थे वो सब तो हैसियत में आई गए, हुर्रियत वालों से लेकर सारे। मगर देश की जनता ने भी सब कुछ देखा है और वो भी उस बात का सही प्रत्युत्तर दे रही है। इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि जिसको भारत के विश्वविद्यालयों में कोई नहीं बुलाता, उनकी सरकार में कोई नहीं बुलाता, उन्हें अचानक विदेश में ये कौन से प्लेटफॉर्म है जो बुलाते हैं और कहां से जाके वो भारत विरोधी ही बात करते नजर आते हैं। इसलिए सिंपल सी बात। और रही स्मृति ईरानी के चैलेंज की, तो राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए, पॉलिटिकल चैलेंज दिया था तो अपनी खानदानी जागीर से उड़ गए थे। और जहां तक लीगल चैलेंज की बात है तो वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो अदालत की चौखट पर मुंह की खाकर माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर वाले बयान के ऊपर। और वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो फिलहाल मुचलके के ऊपर हैं। वो भारत के चंद नेताओं में से एक हैं जो आरएसएस पर टिप्पणी करने के लिए मुकदमा अभी भी देख रहे, झेल रहे हैं। तो मुझे लगता है लोकेश जी